तो लास्ट एपिसोड में मैंने छोड़ा था कि उस मिस्टीरियस सी जगह के अंदर फेंग व्यू को एक वॉल दिखाई देती है जिस पर उसके गुरु की पेंटिंग बनी हुई है और देखते ही देखते वो वॉल खुल जाती है और उन्हें अंदर एक रास्ता दिखाई देने लगता है। फेंग व्यू उसके अंदर जाने ही लगती है लेकिन जुनलिन उसे रोक देता है और कहता है कि पहले मैं जाऊंगा और उसके बाद वो फेंग व्यू को अपने पीछे आने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर बाहर मिस्टर व्यू यद्दाओ पर जैसे एक भूत सवार हो चुका था और वो सब कुछ बस बर्बाद करना चाहते थे। वो किसी भी तरह यूनियांग के लिए बदला लेना चाहते थे और इसी सब के चक्कर में वो अपने खास दोस्त मिस्टर ओल्ड फैंग को भी बुरी तरह घायल कर देते हैं। फेंग व्यू और जुनलिन उस मिस्टीरियस से प्लेस में अंदर चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि शायद यहाँ कोई रहता होगा और वहाँ पड़ी हुई चीज़ों को देखकर और बुक्स पे लिखे नाम को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कोई और नहीं बल्कि यूनियांग ही रहा करती थी। और उस जगह को ठीक से एग्जामिन करने पर जुनलिन को लगता है कि यूनियांग की मौत यहाँ दबने से या यहाँ जलने से नहीं हुई, क्योंकि जिस वक्त एकेडमी को जलाया गया होगा ऐसा लगता है कि वो यहाँ से बाहर निकल चुकी थी, यानी कि वो जिंदा थी। तभी उस जगह की छानबीन करने पर फेंग व्यू को एक लेटर मिलता है और ये लेटर यूनियांग ने लिखा था मिस्टर व्यू यद्दाओ के लिए। ये शायद उसका आखिरी लेटर था। दूसरी ओर सबका सामना करने के लिए मिस्टर व्यू यद्दाओ एक ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जिससे उनकी स्पीड एनर्जी तो 3 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी मौत भी हो जाएगी। यूमिंग जब मिस्टर व्यू यद्दाओ को रोकने के लिए आता है तो वो यूमिंग का गला पकड़ लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे अब यूमिंग को कोई नहीं बचा सकता। उधर ओल्ड मैन बा को भी ऐसी ही किसी अनहोनी की आशंका हो जाती है और वो भी कैपिटल सिटी के अंदर आने लगते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उन्हें आते आते बहुत देर हो चुकी है। उधर फेंग व्यू और जुनलिन लेटर लेकर बाहर आते हैं और मिस्टर व्यू यद्दाओ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यू यद्दाओ उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद फेंग व्यू एनर्जी बैरियर में अंदर घुसने का डिसीजन लेती है, लेकिन जुनलिन उसे अकेला नहीं छोड़ता और उसे प्रोटेक्ट करते हुए चलने लगता है। इसके बाद फेंग व्यू यद्दाओ को यूनियांग का लेटर पढ़ के सुनाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं मरी नहीं थी, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि शायद तुम अपने पास्ट को भुलाकर मेरे पास लौट आओगे। मैं जानती हूँ हमारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, हमें अलग नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी का मकसद मत भूलना। ये सुनते ही यद्दाओ का सारा जोश एकदम ठंडा पड़ जाता है और वो जैसे बिल्कुल मरने की हालत में हो जाते हैं। इसके बाद मरते समय अपने आखिरी पलों में वो फेंग व्यू से कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि वो मेरा इंतजार करती रही और मैं हमेशा बदले की आग में तड़पता रहा। मैंने उससे मिलने के सारे मौके गंवा दिए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बाद वो फेंग व्यू को उसके कान में दूसरे स्टार शार्ड की जानकारी देता है जिससे कि वे अपने गुरु को जगा सके। और इसके बाद मिस्टर व्यू यद्दाओ की मौत हो जाती है और फेंग व्यू बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो समय पर आ जाती तो वो शायद उन्हें बचा सकती थी। तभी वहाँ ओल्ड मैन बा भी पहुँच जाते हैं जो कि व्यू यद्दाओ के अच्छे दोस्त होते हैं और वो फेंग व्यू से कहते हैं कि तुम रो मत, उसे शांति से जाने दो। इतना सब कुछ होता हुआ देखकर फेंग व्यू जुनलिन को अपने साथ लेकर जाती है और कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वो फेंग व्यू नहीं हूँ जो 3 साल पहले खो गई थी, मैं कोई और ही हूँ। और वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि जब वो खाई से नीचे गिरी थी और उसे होश आया था उस वक्त वो फेंग व्यू नहीं थी और वो तो फेंग व्यू को जानती भी नहीं थी। इसके बाद वो जुनलिन से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा ये सच जानना बहुत ज़रूरी था कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझते हो। तो जुनलिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानता था कि तुम कोई और हो। तुम्हारी हरकतों को देखकर मैं पहले ही समझ गया था कि तुम वो फेंग व्यू नहीं हो जिसको मैं जानता था, तुम कोई और ही हो और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। जिस तरीके से तुम मेरे सामने ड्रामा करती थी, बचकानी हरकतें करती थी और जब तुम मेरे करीब आई थी, उन सब पलों में मुझे पता था कि तुम वो फेंग व्यू नहीं हो जो तुम हुआ करती थी, तुम कोई और ही हो और तुम जो भी हो मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। बस मैं इंतज़ार कर रहा था कि तुम खुद मुझे इस बारे में बताओ और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे इस लायक समझा। और उन दोनों की ये सारी बातें दूर खड़ी हुई गॉडेस चियो सुन लेती है और उसे फिर से बुरा लगने लगता है कि फेंग व्यू उससे सब कुछ छीन लेती है। इसके बाद ओल्ड मैन बा महाराज के पास जाता है और उन्हें बताता है कि आपको कुछ टाइम से कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिससे आपकी अंदर की स्पिरिट एनर्जी पूरी तरीके से बिखर चुकी है, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि मैंने जो आपको मेडिसिन दी है उससे बहुत ही जल्द आप रिकवर हो जाएंगे। इसके बाद महारानी ओल्ड मैन बा को एक ऑफर देती है कि आप वापस न जाकर जुनवू एकेडमी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते क्यों नहीं।
बट ओल्ड मैन बा ये कहकर मना कर देता है कि मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ कि बच्चों को पढ़ा सकूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा मेरी एक और छोटी सी फ्रेंड है और उसका नाम है फेंग व्यू, मैं उससे मिलने भी आया था। फेंग व्यू का नाम ओल्ड मैन बा के मुंह से सुनकर महाराज एक बार फिर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन ये बात महारानी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी ओर गॉडेस छियो अपनी बहन झाओ जी को फेंग व्यू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि वो फेंग व्यू नहीं है बल्कि वो तो कोई और है और मैंने खुद अपने कानों से ये सुना है। हो सकता है कि वो तुम्हें हर्ट करे, इसलिए तुम उसका साथ छोड़ दो। लेकिन झाओ जी कहती है कि आपको वो पसंद नहीं इसलिए आप ऐसा कह रही हो। मुझे पता है वो मेरी दोस्त है और वो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब गॉडेस छियो महारानी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि धीरे धीरे फेंग व्यू सबको मुझसे छीन रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हमारे प्लान के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। तो महारानी कहती है कि मैं जानती हूँ फेंग व्यू हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। भले ही तुमने उससे उसका फीनिक्स ब्लड ले लिया है, लेकिन जब तक तुम्हारा एनर्जी लेवल इंक्रीज नहीं होता वो ब्लड तुम्हारे किसी काम का नहीं। और तभी वहाँ डेमोनिक मास्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गॉडेस छियो हैरान रह जाती है कि महारानी का इनके साथ क्या रिश्ता है। इसके बाद महारानी गॉडेस छियो से कहती है कि अब तुम चाहो या मत चाहो, लेकिन अगर तुम्हें अपना एनर्जी लेवल इंक्रीज करना है तो तुम्हें डार्क नाइट कोर्ट के मास्टर की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। और गॉडेस छियो इसके लिए मान जाती है। दूसरी ओर फेंग व्यू योद्धाओं के बताई हुई हेल्प की वजह से दूसरा स्टार शार्ड ढूंढने में सफल हो जाती है और ये बात वो स्पीड ड्रिंक के थ्रू कलर्ड फीनिक्स को भी बता देती है कि मैंने दूसरा स्टार शार्ड भी ढूंढ लिया है। वहीं गॉडेस छियो अपनी स्पीड एनर्जी इंक्रीज करने के लिए डार्क नाइट कोर्ट के मास्टर की हेल्प लेती है एंड डार्क नाइट कोर्ट मास्टर ये सोच के बहुत खुश होता है कि अब धीरे धीरे उसका प्लान वर्क कर रहा है, क्योंकि ये लोग गॉडेस छियो का इस्तेमाल कर रहे थे। हुआंग ली फेंग व्यू से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि जिस दिन डैड निंग का कत्ल हुआ था उस दिन उसने फेंग व्यू को अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन जब उसने फेंग व्यू को आवाज़ लगाई तो फेंग व्यू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे वो कोई और ही हो। तो फेंग व्यू समझ जाती है कि इसका मतलब कोई और है जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद उस सेकंड स्टार शार्ड को लेकर भी फेंग व्यू अपने गुरु के पास जाती है। सभी स्टार शार्ड मिलकर एक क्रिया करते हैं जिससे कि धीरे धीरे मिस्टर म्यू के हाथों में हरकत होने लगती है। इसका मतलब अब वो धीरे ही जगने वाले हैं। मिस्टर म्यू के हाथों में हरकत होते ही आसमान में तारा चमकने लगता है, जिसे देख के महारानी को पता चल जाता है कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। तभी वहाँ गॉडेस छियो आती है, जो अभी भी महारानी के इस डिसीजन से खुश नहीं दिख रही होती है कि उन्हें डार्क नाइट कोर्ट के मास्टर की हेल्प लेनी पड़ रही है और वो महारानी से इसका कारण पूछती हैं। तो अब महारानी उसे एक झूठी कहानी सुनाती है जिससे कि वो गॉडेस छियो का इस्तेमाल कर सके। वो उसे बताती है कि सालों पहले जब दुनिया पर डेमोनिक बीस्ट का हमला हुआ था तो मिस्टर म्यू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर थे जिन्होंने सभी डेमोनिक बीस्ट को लगभग मार दिया था और उनकी स्पीड एनर्जी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो इमॉर्टल होने ही वाले थे, लेकिन तभी कोई था जिसने उनके कल्टिवेशन को रोक दिया और वो थे खुद हमारे महाराज। इसके बाद उन्होंने केनियन कॉन्टिनेंट पर अपना राज चलाना शुरू कर दिया। ये बात अभी क्राउन प्रिंस जुनलिन को भी नहीं पता है, लेकिन मैं जानती हूँ जिस दिन उसे ये सच्चाई पता चलेगी वो भी अपने पिता का साथ नहीं देगा। क्या तुम केनियन कॉन्टिनेंट को बचाना नहीं चाहोगी? क्या तुम जुनलिन का साथ देना नहीं चाहोगी? और गॉडेस छियो भी बेवकूफ़ बन जाती है और महारानी से कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। उधर बेचारी झाओ जी एकेडमी की सीढ़ियों पर बैठी बैठी सो रही होती है क्योंकि उसने रात भर पढ़ाई की थी। तभी वहाँ जुआन ये आता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया है पढ़ने का। तो झाओ जी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मुझे तो और शक्ति मिलती है। जुआन उसकी बात सुनकर एकदम से शर्मा के खड़ा हो जाता है और कहता है कि एक लड़की होते हुए भी इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी झाओ जी कहने वाली होती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं जानती हूँ तुम्हें लगता है कि मेरे और फेंगजून के बीच में कुछ है, लेकिन उस दिन वो लेटर उसके लिए नहीं था। वो लेटर तो तुम इससे आगे वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही जुआन उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है कि तुम्हें भले ही शर्म ना आती हो लेकिन मुझे आती है, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
अगले सीन में गॉडेस छियो की मास्टर जुनवू एकेडमी को विजिट करने के लिए आती हैं और गॉडेस छियो और उसकी सिस्टर म्यू यान दोनों मिलकर उन्हें एकेडमी विजिट करवाती हैं। तभी उनकी नज़र पड़ती है झाओ जी पर, जो अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। एक्चुअली में झाओ जी मास्टर की ही बेटी है, लेकिन जब उसका कल्टीवेशन लॉस्ट हो चुका था तो मास्टर ने उसे छोड़ दिया था। मास्टर ये देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती हैं, लेकिन म्यू याओ झाओ जी को मास्टर के सामने नीचा दिखाने के इरादे से उससे कंपटीशन करने की बात कहती है और सभी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ जुआन भी आ जाता है, जो ये देखकर घबरा जाता है कि झाओ जी म्यू याओ का सामना कैसे करेगी, और वो वहीं खड़ा हो जाता है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। म्यू याओ झाओ जी से कहती है कि तुम जो निशाने लगाती हो ना, वो सिर्फ दूर से असरदार होते हैं, अगर कोई तुम पर पास से वार करेगा तो तुम क्या करोगी। ये सुनकर झाओ जी थोड़ी नर्वस हो जाती है और तभी वो जुआन की तरफ देखती है और जुआन उसे एक इशारा करता है, जिससे कि झाओ जी को एक शक्ति मिलती है और वो अपने आसपास बर्फ की एक मोटी सी चादर बना लेती है, जिससे कोई भी उस पर अटैक ना कर पाए। म्यू याओ फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर डिक्लेयर कर देती है कि इस मैच को झाओ जी जीत चुकी है। ये बात म्यू याओ को पसंद नहीं आती और वो मास्टर से आर्गुमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि मास्टर नाराज हो जाती हैं और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, अगर आगे तुमने दोबारा कुछ बोला तो मैं तुम्हें सेलेस्टियल पैलेस से बाहर फेंकवा दूंगी। इसके बाद गॉडेस छियो म्यू याओ को समझाने के लिए जाती है, तो म्यू याओ उससे कहती है कि आप हर बार मुझे ही लेक्चर देने के लिए आ जाती हो, मैं उस झाओ जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो गॉडेस छियो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो मास्टर की बेटी है, अगर उसका कल्टीवेशन खोया नहीं होता तो आज गॉडेस की जगह वो होती, मैं नहीं। तो म्यू याओ कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन सोचो अब तो उसका कल्टीवेशन वापस आ चुका है और उसकी स्पिरिट एनर्जी भी इंक्रीज हो चुकी है। हो सकता है कि मास्टर अब अपना इरादा बदल दे और आपकी जगह गॉडेस की पोस्ट उसे मिल जाए। तो गॉडेस झाओ उसे समझाते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो तो आज से तुम झाओ जी से अच्छी तरह से बिहेव करोगी। अगले सीन में झाओ जी जुआन यी को अपनी मदद करने के लिए और इतनी अच्छी तरह से उसे कल्टीवेशन सिखाने के लिए शुक्रिया करती है। जुआन यी भी मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसे झाओ जी की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देता है और वो फिर से शर्मा के वहाँ से चला जाता है। उधर फेंग व्यू अपने रूम में रखी हुई उस लैंटर्न को देख रही होती है जो उसे जुनलिन ने गिफ्ट की है, और वो कहती है कि लैंटर्न इतनी भी बुरी नहीं है। तभी उसकी स्प्लिट रिंग से कलर्ड फीनिक्स बाहर निकल कर आता है और कहता है कि तुम पूरी तरह प्यार में पागल हो चुकी हो और मैं तुम्हारी बातें सुन सुन के पक चुका हूँ। तो फेंग व्यू कहती है कि ये तुमसे किसने कहा, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। तभी वहाँ झाओ जी आती है और फेंग व्यू से कहती है कि चाइनीज वैलेंटाइन डे के दिन जो लैंटर्न शो होने वाला था वो महाराज की तबीयत की वजह से पोस्टपोन हो गया था और वो आज सेलिब्रेट हो रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो फेंग व्यू मुस्कुराते हुए झाओ जी के साथ जाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन एक्चुअली झाओ जी को फेंग व्यू को लाने के लिए जुनलिन ने कहा था। लैंटर्न शो में झाओ जी फेंग व्यू के साथ जाती है, लेकिन तभी वहाँ यू मिंग आ जाता है और फेंग व्यू को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। और ये देखकर झाओ जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सोचती है कि ये बीच में कहाँ से आ गया। यू मिंग फेंग व्यू को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और वहाँ से लैंटर्न शो दिखाने लगता है और साथ ही उसके लिए फ्लूट बजाने लगता है। झाओ जी को उन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सोचने लगती है कि जुनलिन कहाँ रह गया। यू मिंग फेंग व्यू को अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा यही सोचा करता था कि प्यार की दुनिया में कोई जगह नहीं होती, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। और वो उसे अपनी माँ की दी हुई फ्रूट गिफ्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग व्यू ये कहकर मना कर देती है कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है और बहुत कीमती है, ये तुम उस लड़की को देना जो तुमसे प्यार करे, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ। यू मिंग को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो फेंग व्यू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ जुनलिन है, लेकिन फिर भी एक कोशिश करना चाहता था, लेकिन तुम मेरी तरफ से अपने मन में कोई भी गिल्ट मत रखना, हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। फेंग व्यू वहाँ उतर कर नीचे रही होती है कि सामने जुनलिन आता है और वो फेंग व्यू से पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हें प्यार हो गया है। तो फेंग व्यू उससे कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसने बताया। तो जुनलिन फेंग व्यू को पकड़कर उसके क्लोज आ जाता है और उससे कहता है मुझे अपनी आंखों में देखने दो, तो खुद पता चल जाएगा कि ये सच है या झूठ। और देखते ही देखते वो फेंग व्यू को किस करने लगता है और आसमान में आतिशबाजियां होने लगती हैं, एक बहुत ही प्यारा सा बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगता है और वो दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह रहते हैं। इसके बाद जुनलिन फेंग व्यू से कहता है कि झाओ जी को तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैंने ही भेजा था, और इतना ही नहीं, ये लैंटर्न शो मैंने तुम्हारे लिए ही ऑर्गेनाइज किया है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ।
तुम्हारे दुख बांटना चाहता हूँ और तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहता हूँ। ये सुनकर फेंग यू भी इमोशनल हो जाती है और युनयुन के करीब आ जाती है और इसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर लैंटर्न शो देखने लगते हैं। तो फाइनली आज दोनों ने अपने लव को कन्फेस कर दिया। और आज का ये ब्यूटीफुल सा एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही मेरा नया चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।